अच्छा 25 बिलियन सऊदी अरब से, 25 बिलियन यूएई से, और इसी तरह बिलियन वो कहते हैं जी कतर के साथ अभी बात होनी है, और मेरा ख्याल है कि मुझे भी वहां से मिलेंगे। और इस तरह कुवैत के साथ, कतर और कुवैत के साथ बात करके तो ये 100 बिलियन का मंसूबा इनका। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हमें चाइना ने हमेशा मदद की है बुरे वक्त में, जब भी बुरा वक्त आया है, जब भी कुछ हुआ है, तो अगले 3 साल के लिए भी उन्होंने रीशेड्यूलिंग कर दी है आपने जो कर दी, और उसके हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो मैं समझता हूँ ये ठंडी हवा का झोंका है। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हुए हैं। उनमें कहीं न कहीं एक आशा की किरण दिखी है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अभी पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के मुंह में अब लार आने टपकनी शुरू हो गई है और सीधा सीधा बोलना शुरू हो गया है कि $25 बिलियन के आसपास हम उनसे इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी दिनों से इकोनॉमिकल क्राइसिस से बहुत भयंकर तरीके से जूझ रहा है, और इसी जूझने की सिचुएशन में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात और बद से बदतर दिन ब दिन होते जा रहे हैं। तो कैसे आज पाकिस्तान में सिचुएशन ये पैदा हो चुकी है कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। और बहुत से देशों से जो अभी जो और लोन लेने हैं, चाइना जैसे, कतर जैसे देश से और लोन लेने हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। किन शोबों में आएगी, किस फार्मूले के तहत आएगी, और जो रुकावटें माजी में होती रही उनको कैसे दूर किया जाएगा, इरफान साहब आप बताएं हमें कुछ। जी इसमें सर जो मैं एक चीज जो मैंने देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो अनसर्टेनिटी के जो बादल छाए हुए थे, और किसी भी चीज को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, और किसी डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा था कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही है। ये जो एक मीटिंग हुई है जनरल साहब की, उसने हमें एक ठंडी हवा का झोंका दिया। ठीक है। और सच बताऊं कि मैं समझता हूँ कि जिस जज्बे के साथ और जिस तरीके से हमारे चीफ साहब ने बात की है, ये बड़ी अनहोनी सी हुई है। और कुछ चीजें जो उन्होंने जिसका फिजिकली वो बता रहे हैं कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा। जी सही। जी इरफान साहब, जी इरफान साहब आपकी हमारे MBS जो ना 9 तारीख को आ रहे हैं। जी 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 हमारे मतलब मोहम्मद बिन सुलेमान जो है ना वो आ रहे हैं 9 तारीख को। अच्छा। तो यानी ये कंफर्म है कि 9 तारीख को मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। चीज जो एक तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं पाकिस्तान 9 तारीख को, आप ये कह रहे हैं कि ये कंफर्मेशन है? जो अब तक सुनने में हमें आया कि 9 तारीख को, उन्होंने नहीं ये डेट कंफर्म की, लेकिन जो सुनने मुझे आया है कि 9 तारीख को तो पाकिस्तान में आ रहे हैं। ठीक है। अभी 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है। अच्छा इसमें जो दूसरी बात जो कही उन्होंने वहां पे कि हमने 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उनसे वादा लिया है, और 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो हमारे यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई है UAE से, और UAE ने भी इसी तरह से 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का वादा किया, और ये 3 चीजों में 4 चीजों में इन्वेस्टमेंट होगी। उसके लिए SIFC बनाया गया, जिसको हर किस्म की प्रोटेक्शन दी गई है और सिक्योरिटी दी गई है कि उसको कोई चीज कर नहीं सकेगा। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का सबसे बड़ा पहले एक था उनका मुतालबा कि आपकी ब्यूरोक्रेसी हमें काम नहीं करने देती, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके पाकिस्तान में, तो आपको इसको फौरी तौर पे एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये SIFC इसलिए बना कि इसमें किसी की जो हिंड्रेंस नहीं होगी, कोई हर्डल क्रिएट नहीं होगी, और आप अपना इंडिपेंडेंट तौर पे इसको चला सकेंगे। अब उसमें उन्होंने ये भी कहा चीफ साहब ने कि 10 बिलियन का उन्होंने मुझसे वादा किया कि $10 बिलियन हमारे रिजर्व में वो देंगे, ताकि और फिर हम ये 10 बिलियन उनको डॉलर में वापस नहीं करेंगे, हम उनको रुपीज में और उनको सामान की शक्ल में उनको वापस करेंगे। ठीक है। 25 बिलियन सऊदी अरब से, 25 बिलियन यूएई से, और इसी तरह बिलियन वो कहते हैं जी कतर के साथ अभी बात होनी है, और मेरा ख्याल है कि मुझे भी वहां से मिलेंगे। और इस तरह कुवैत के साथ, कतर और कुवैत के साथ बात करके तो ये 100 बिलियन का मंसूबा इनका। और फिर उन्होंने कहा कि जी हमें चाइना ने हमेशा मदद की है बुरे वक्त में, जब भी बुरा वक्त आया है, जब भी कुछ हुआ है, तो अगले 3 साल के लिए भी उन्होंने रीशेड्यूलिंग कर दी है आपने जो कर दी, और उसके हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो मैं समझता हूँ ये ठंडी हवा का झोंका है इन हालात में, जो हम जितनी डिसअपॉइंटमेंट फैल चुकी थी इसमें ये बहुत जबरदस्त है। फिर लोगों ने सवाल किए कि ये SIFC जो है ना, इसको कहाँ तक हमने करना है। तो फिर उन्होंने कहा जी कि हम इसमें IT
एग्रीकल्चर, माइंस एंड मिनरल्स और डिफेंस, ये 4 शोबे होंगे जिसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट होगी। फिर हमने कहा जी कि बताएं कि आपकी तो डिवेल्यूएशन नहीं रुक रही और चीजें जो ना कंट्रोल नहीं हो रहा डॉलर आपका, तो आप किस तरह से इसको करेंगे? तो उन्होंने कहा जी कि डॉलर जो ना ये आपकी शुगर भी और आपकी गंदम भी और ये आपका डॉलर भी जो अफगान ट्रांजिट की उसमें जा रहा है, हम इसको कंट्रोल करेंगे और पूरे तरह से कंट्रोल करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर टास्क फोर्स भी बना रहे हैं, इसके ऊपर स्मगलिंग के ऊपर, एफबीआर के ऊपर और मनी एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर, और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम आपका जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। अच्छा, तो ये जो टास्क फोर्स शेख साहब बनेगी, उसमें ताजरों को और सनतकारों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी ताकि उनकी रहनुमाई में या उनकी मुशावरत से ये काम आगे बढ़े और तरक्की और खुशहाली का ये मनसूबा कामयाबी हासिल करे। जी बिल्कुल, ये मेरी चीफ साहब से खुद बात हुई, मैंने खुद उनके साथ बात की। मैंने कहा जी स्टेक होल्डर्स जो है ना वो हम हैं, फेडरेशन पाकिस्तान है, चैम्बर्स है, हमने हर सूरत इनको इस टास्क फोर्स में डालना है क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटीज का पता है, हमें पता है कि चीजें किस तरह से खराब होती हैं और किस तरह से किया जा सकता है और कौन सा तरीका बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपको इंशाल्लाह इस टास्क फोर्स का हिस्सा भी बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मेहनत किया, अब आपको मैं 2-3 चीजें और बताऊं। हमने आईपीपीज की बात की कि जो आईपीपीज ने हमारे साथ किया, जो एग्रीमेंट हुए, डबल अपना गलत अपना ओवर इन्वॉइसिंग की गई, फिर इनकी कंजम्पशन के ऊपर बात की गई कि जी ये तो तकरीबन 60 से 70% जो है इनकी प्रोडक्शन है और ये 100% आपसे पैसे ले रहे हैं, इनको फौरी तौर पर कंट्रोल करें। अदरवाइज ये जो बिजली के बिल हैं ये तो ना कोई घरेलू सार्फिन दे सकते हैं ना कारोबारी दे सकते हैं। आप जब मुकाबला करते हैं तो रीजन में जो चाइना, इंडिया और आपका बांग्लादेश है वो 8 सेंट पे है, हम 20 सेंट पे है। इसी तरह से सारी बातें हमने उनके साथ की हैं। जी 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 इरफान साहब, जी उनके ऊपर फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। 1300 बिलियन साल का जो हम लॉस कर रहे हैं उसको तो खत्म, ताकि ये हमारे ऊपर से बोर्ड जो है ना वो खत्म हो। तो ये सारी चीजें जो ना ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इरफान साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो स्टेट और एंटरप्राइजेज लॉस में हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा और रेगुलेट किया जाएगा आईपीपीज को, यानी ये रीस्केजुअल होंगे जो मुआहदे हैं आईपीपीज के साथ। जी ये कहते हैं जी इसके ऊपर हम पूरा वर्किंग कर रहे हैं। हमने तो इनसे ये भी कहा कि इनका जो कंजम्पशन है इसको फोरेंसिक ऑडिट किया जाए ताकि जहाँ पे खराबी है, जो लोग लूटा है उनसे वो पिछले पैसे भी दिए जाए, क्योंकि ये जुल्म हुआ पाकिस्तान के साथ, इस जुल्म को खत्म करना चाहिए। शेख साहब एक आपके पास वक्त कम होगा, एक तो ये है कि आईपीपीज के साथ रीनेगोशिएट किया जाएगा और उनसे पुराने पैसे भी वसूल किया जाएंगे, आप ये कहना चाहते हैं? हमने ये कहा, ये हमारी डिमांड थी। अच्छा, आपकी हमारी डिमांड थी और उन्होंने कहा जी हम इसको बिल्कुल देखेंगे और हमें पता है कि इसमें कई खराबी हैं और हम इस चीज को देखेंगे किस तरह से हम इसको हल कर सकें। सही है। अच्छा, दूसरा एक आपसे शिकायत की जाती है, हर हुकूमत करती है, वो ये है कि आप टैक्स को, ये जो दस्तावेजी मईशत है उस तरफ नहीं आना चाहते और टैक्स पूरा नहीं दिया जाता, ये एफबीआर का है, इस पर भी कोई बात हुई? जी एफबीआर के रिफॉर्म्स की बात हमने की थी। हमने कहा जी आप 92 जो है ना उसका तो आपने टारगेट रख लिया जी, लेकिन मुझे ये बताइए 2200 का जो आपने टारगेट रखा है उसके लिए फिर आप रिफॉर्म भी करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर सारा आपका 90% तो विद होल्डिंग टैक्स चल रहा है। अभी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस उसी के ऊपर बेस किया जाता है, तो डायरेक्ट टैक्सेस जब तक नहीं लिए जाएंगे तो ये महकमा किस लिए रखा हुआ है? यहाँ तो इस महकमे को बंद कीजिए या इनडायरेक्ट का सिस्टम जो है ना उसको डायरेक्ट टैक्सेस में लेके आए। तो उन्होंने कहा जी कि हम इसका रिफॉर्म लेके आ रहे हैं और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह काम करें, इसमें भी एक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं। सही है। और ये स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो बात हुई, तो कोई सामने आई बात कि सबसे ज्यादा रुकावट कौन है, स्मगलिंग क्यों नहीं रोकी जा सकती? इसमें सीधी बात है, हमने तो बात की सीधी, हमने कहा जी किसी ब्यूरोक्रेसी के आपने चक्कर में नहीं आना कि जी मुल्क के अंदर स्मगलिंग का। दूसरा है ये सारी स्मगलिंग का सोर्स जो है वो आपके बॉर्डर्स हैं और ये 2 बॉर्डर सबसे ज्यादा है, नंबर 1 अफगान ट्रांजिट और नंबर 2 ईरान। यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं आप, ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। सोर्स से कंट्रोल करेंगे तो एक तो आसानी के साथ हो जाएगा। अगर आप उसी के ब्यूरोक्रेसी पे कहने पे ये छापे मारने शुरू करते होंगे अड्डों पे, फलानों पे, तो उससे तो कभी काम ना हल हुआ ना कभी होगा। सोर्स को जब तक बंद नहीं करेंगे, वहां पे जो अरबों खरबों रुपए का जो एक
लेन देन हो रहा है, आपको ही पता, हमें ही पता है, और वो जो कर रही है, जो भी इसमें शामिल है, उनको कंट्रोल करेंगे तो ये सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, सियासी जमातों से मुतालिक क्या बात हुई है, क्योंकि बहुत सी बातें चल रही हैं। उन्होंने ये कहा सियासी जमातें हैं, यहाँ पे नून लीग है, यहाँ पे पीपीपी है, पीटीआई है, उन्होंने कहा जी इन तीनों जमातों में कोई फर्क नहीं है, ये सब एक जैसी जमातें हैं, और उनमें अच्छे बंदे भी हैं और उसमें बुरे बंदे भी हैं, इनकेपेबल भी हैं और कैपेबल भी हैं, और ये सब जमातें एक बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। आप किसी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ज्यादा अच्छी जमात है, ये दूसरी है, वो उन्होंने कहा ये सब जमातें एक जैसी, और हमने ये सब पावर के पीछे हैं और पावर के लिए लड़ रही हैं और कोशिश कर रही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल। ये अल्फाज उनके थे जो उन्होंने कहे और मैंने आपको बता दिए। जी, फिर उन्होंने कुछ बंदों को हम पकड़े जिन्होंने गैर कानूनी तरीके पे पैसे बनाए हैं, तो हम उनको भी पकड़ेंगे। फिर कराची में जो सवाल किया गया ये था कि कब्जा ग्रुप ने यहाँ बहुत तंग किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे जो हमारा वहाँ पे है करप्शन है। कैसे आज पाकिस्तान की मंशा, पाकिस्तानी मीडिया की मंशा सिर्फ और सिर्फ यही बनी हुई है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे लोन मिल जाए और उस लोन पे अपना गुजारा ये कर ले। तो कैसे आज पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ लोन भीख पे कटोरा लिए पूरे विश्व में घूमता रहता है। तो आज मोहम्मद बिन सलमान का दौरा देख पाकिस्तानियों के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान जरूर आ गई है और अलग अलग शोबे में ये बता रहे हैं कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। ये सारी की सारी जो बातचीत हुई है, ये सारी की सारी पाक आर्मी चीफ के साथ बैठ के हुई है, क्योंकि उसने मीटिंग ली है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का हमेशा से इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दबाव पाकिस्तान की हुकूमतों पर रहता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों।